अब क्या है कि अब पटना पुलिस को, एसआईटी को उन सस्पेक्ट को ढूंढना है जिनका जो उनकी जांच में आया है। उनके वो सैंपल लेंगे, वो सैंपल जाएगा लैब में और उसके बाद उसका डीएनए का जो प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, किसके साथ प्रोफाइल मिलता है। क्योंकि ये तो क्लियर है कि उसके साथ गलत हुआ। अगर वो सहमति से ही बना, क्योंकि ये नाबालिग का मामला है इसलिए रेप की श्रेणी में आता है, तो वो किया गया। लेकिन जो बाकी अधिकारी हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यही पटना है, यही नीतीश कुमार है जहाँ एक विश्व रोड में एक महिला की इज्जत उतारी गई। पूरे इलाके को चेंज, पटना में थाने गांधी मैदान के थानेदार से लेकर आईजी तक को बदल दिया गया था। पहले लोग इसे ड्रग, नींद के गोलियों का असर बता रहे थे। ये मामला हुआ ना कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। अब सेक्सुअल हरासमेंट का जब रिपोर्ट आया तो हुआ कि भाई अब इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गया, एम्स की रिपोर्ट भी आने वाली है, वो भी आ जाएगी। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल नीट छात्रा प्रकरण मामला लगातार अब तूल पकड़ते जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। और इसी कड़ी में आज पटना की पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, यानी कदम कुआं के एएसआई हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन एफएसएल ने जो रिपोर्ट पटना पुलिस को सौंपा था और इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पे जो पीड़िता थी, छात्रा थी, उसके अंडरगारमेंट में मानव शुक्राणु पाया गया। इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं उसके साथ रेप हुआ है। और देखिए कि आगे किस प्रकार से कड़िया जुड़ेगी और एक एक कर पटना पुलिस की जो लापरवाही है, लीपापोती है, वो सामने आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वरीय क्राइम रिपोर्टर अमिताभ ओझा सर हैं। सर, जिस प्रकार से एफएसएल की रिपोर्ट आना, पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखना, ये दोनों सबूत ये चीख चीख कर कह रहा है कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। और जिस प्रकार से ये पूरे लीपापोती का प्रकरण चल रहा था शुरुआती दौर से, उस समय का मामला और अभी तक में आपको क्या लग रहा है कि एसआईटी सही दिशा में चल रही है या एसआईटी ने जो थ्योरी तैयार कर ली थी वो अब जो है अलग हो चुकी है, मतलब सब कुछ क्लियर हो चुका है? नहीं, देखिए, एफएसएल के जो रिपोर्ट आई है, जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट आई है, उससे जो पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया था उसको एक बड़ा सपोर्ट मिला है। क्योंकि पीएमसीएच के जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के पहले पुलिस इसको मान रही थी कि उनकी गोलियों का ओवरडोज है और लड़की डिप्रेशन में थी, जिसके चलते ये उसने सुसाइड किया, दवाइयाँ खाई और उसके बाद जो है दवाइयों के ओवरडोज के चलते वो कोमा में चली गई, तबीयत ख़राब हुआ, उसकी जान चली गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 15 तारीख को आया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह क्लियर हो गया कि भाई उसके साथ गलत हुआ है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ हुआ था, एब्यूज़ हुआ है उसके साथ। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा क्लियर किया हुआ था। इससे पहले जो प्रभात हॉस्पिटल के जो मेडिकल रिपोर्ट थी या फिर वहाँ के जो डॉक्टर थे, जो लेडी गायनी डॉक्टर थी, उनके रिपोर्ट के हवाले से पटना पुलिस लगातार कह रही थी कि ये मामला जो है, डॉक्टर ने भी माना कि नींद की गोलियाँ मिली हैं और उसने दवाइयाँ खाई थी, जिसके चलते ओवरडोज हुआ था। अब है कि फिर भी पटना पुलिस मानने को तैयार नहीं थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। लेकिन आप शुरुआती दौर से ये दावा कर रहे थे। मैं कह रहा था, देखिए, एज ए क्राइम रिपोर्टर मैं शुरू से कह रहा था, क्योंकि जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी, शुरू से ही था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस ने नहीं माना और उसके बाद सेकंड ओपिनियन के लिए भेज दिया गया पटना एम्स को। लेकिन ये सिर्फ टाइम टेकिंग वाला काम था। पटना पुलिस इसके बाद क्या जांच कर रही थी? जांच में ये कर रही थी कि लड़की कहाँ से निकली, कहाँ गई, उसमें कहाँ से दवाई खरीदी, और अपनी जो दवाई वाली जो थ्योरी थी उसी पर अनुसंधान उनका चल रहा था। जहानाबाद में के मेडिकल शॉप में गई, मोबाइल का सर्च हिस्ट्री दिखाया गया। अरे भाई, जिसके पिता ऑलरेडी दवाइयाँ 6 महीना से खा रहे हैं, बेटे वो लड़की आके दी, उसके पिता कह रहे हैं कि 6 पत्ता खरीदी थी, 1 पत्ता ख़त्म हुआ है, बाकी जो 5 स्ट्रिप जो है मेरे पास है, वो दिखा रहे हैं कि भाई ये है, उसके बाद से हम दवाइयाँ नहीं खरीदे हैं, क्योंकि उसके बाद तो घटना ही हो गया ऐसे। तो देखिए, अब इसके बाद फॉरेंसिक की रिपोर्ट की हम बात करें, फॉरेंसिक में भी ये तकनीक इतनी ज़्यादा जा चुकी है कि इनके दिमाग से जो सोच से ऊपर की अगर हम कहें, क्योंकि सारे एविडेंस ख़त्म हो गए थे इस पूरे मामले में। 6 तारीख को घटना घटती है, 9 तारीख को फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, उन्हें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है उस कमरे में जिससे वो जांच को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि कमरे को धो दिया गया था, जो बिछावन थे उसे हटा दिया गया था, यहाँ तक कि अब सिर्फ उनके पास एक उम्मीद थी कि जो कपड़े जो उस समय छात्रा ने पहन रखी थी वो कपड़ों से ही कुछ पता चल सकता था।
3 दिन करने के बाद पता चला कि वो कपड़े जो थे वो जो छात्रा थी उसके घर वालों को हॉस्पिटल से मिला था। उसके बाद आईओ जो थानेदार रोशनी कुमारी हैं वो जाती हैं और उसके एक अंडरगारमेंट्स लेकर वो फिर जाकर जमा करती है और एक बेडशीट भी जमा किया जाता है वहाँ पे फॉरेंसिक में। वहाँ उसका जो बायोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, टेस्ट 3 प्रकार का होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो बायोलॉजिकल टेस्ट हुआ है उसके बाद डीएनए टेस्ट करेंगे। तो बायोलॉजिकल टेस्ट में ही उनकी जो अंडरगारमेंट थे उसमें मेल स्पर्म मिले हैं। मेल स्पर्म मिलने के कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि वो नाबालिग है इसलिए हम दुष्कर्म ही कहेंगे, रेप ही कहेंगे। इसे हम सहमति से किया हुआ सेक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल है, नाबालिग है, तो ये रेप है। चाहे जो भी बंदा, चाहे जिस पे भी शक जाता हो, तो रेप की श्रेणी में ये आ गया। अब क्या है कि अब पटना पुलिस को, एसआईटी को उन सस्पेक्ट को ढूंढना है जिनका जो उनकी जांच में आया है, उनके वो सैंपल लेंगे, वो सैंपल जाएगा लैब में और उसके बाद उसका डीएनए का जो प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, किसके साथ प्रोफाइल मिलता है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि उसके साथ गलत हुआ। अगर वो सहमति से ही बना, क्योंकि ये नाबालिग का मामला है इसलिए रेप की श्रेणी में आता है, तो वो किया गया। लेकिन जो टाइमिंग है, अब इसमें कुछ सिर्फ साइड ये खेला जा रहा है कि नहीं ये यहाँ नहीं हुआ है, जहानाबाद में हुआ है। लेकिन जो टाइमिंग है, 5 तारीख को जब वो अपने घर से आती है, माता पिता उसको छोड़ने आते हैं स्टेशन, क्योंकि जहानाबाद से 22 किलोमीटर दूर उनका घर है, स्टेशन छोड़ने आती है, वहाँ से पटना जंक्शन होती है, यहाँ का सीसीटीवी भी देखा गया है, जहानाबाद का सीसीटीवी देखा गया है, वहाँ के लिए ट्रेन में आती है, पटना उतरती है, उसकी एक दोस्त मिलती है, वहाँ से हॉस्टल जाती है, तो वो तो कहीं बाहर गई नहीं, और कोई भी अंडरगारमेंट 4 दिन पुराना तो पहनेगा नहीं। तो ये सवाल तो अब तो बिल्कुल ही है। अब पटना पुलिस को आगे की जांच करना है। देखिए, कार्रवाई हुई है, एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। हेमंत झा जो है उसको सस्पेंड इसलिए किया गया है कि प्रथम सूचना उनको मिली थी, उसके बाद उन लोगों ने अधिकारियों को नहीं बताया। अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों पदाधिकारियों ने ऊपर के अधिकारियों को मिसगाइड किया। ये भाई डीएसपी हैं, आप घटना स्थल पे गए हैं, आपने बात की है, आप 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और बिना परिजनों से बात किए हुए परिजनों ने 2 पेज का लंबा लेटर डीजीपी को लिख के दिया है, जिसमें सभी लोगों की भूमिका के बारे में जांच करने का उन्होंने मांग किया है, चाहे वो प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर हों या फिर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी हो। सिर्फ दो लोगों को निलंबित कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कई चीज़ों को भी करना ज़रूरी है। अभी ये मान जो एएसपी हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यही पटना है, यही नीतीश कुमार है, जहाँ एक विश्व रोड में एक महिला की इज्जत उतारी गई थी कुछ लोगों के द्वारा, तो पूरे इलाके को चेंज, पटना में थाने गांधी मैदान के थानेदार से लेकर आईजी तक को बदल दिया गया था। यही पटना है और वही नीतीश कुमार है। लेकिन घटना के आज 18 दिन के बाद आप कार्रवाई करते हैं, वो भी इस तरीके पुख्ता रिपोर्ट आने के बाद, और उसके बाद थानेदार को केवल आप सस्पेंड करते हैं, दरोगा को सस्पेंड करते हैं। लेकिन नहीं, इसमें कार्रवाई ऊपर तक होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते किसी निर्दोष को आप सस्पेंड कर दीजिए, आप सबकी भूमिका की जांच कीजिए और उसके बाद इस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये कोई ना पहली घटना तो है नहीं, पहले भी घटना पटना में हुई थी। अभिनव कुमार को एसआईटी में शामिल होना ये पचने वाली बात? देखिए, ये कई सवाल उठ रहे थे और सवाल पहले भी था कि इनको क्यों शामिल किया गया और जांच में क्यों इनको रखा गया है। ये परिवार वाले भी उठा रहे थे, हम और आप भी उठा रहे थे, लेकिन फिर भी एसआईटी में रखा गया है। लेकिन अब तो रिपोर्ट आ गई है ना, अब तो जांच का अनुसंधान का तो दिशा बदलना पड़ेगा ना। कल तक आप खबरें जो दे रहे थे कि मेरे भाई से पूछताछ हो रही है, मौसरे भाई से पूछताछ हो रही है, मामा से पूछताछ रही है, इससे हो रही है, तो अब वो कीजिए। हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई करना होगा। हॉस्पिटल को कि मिसगाइड तो हॉस्पिटल ने भी किया। उनके जो परिजनों ने डीजीपी को पत्र लिखा, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि 8 तारीख तक सब कुछ ठीक था, उन लोग इलाज भी चल रहे थे, लेकिन 9 तारीख को जैसे ही मामला एफआईआर तक पहुंचा, उसके बाद पूरे हॉस्पिटल के कर्मियों का रवैया बदल गया। उसके बाद इससे पहले कोई जांच नहीं हुई थी कि ड्रग एब्यूज़ का, लेकिन उसके बाद ड्रग एब्यूज़ का मामला बना दिया गया। डॉक्टर सतीश मामले में कूद गए, उसके बाद परिजनों का कहना है कि उसका दोनों लोगों का रवैया ही चेंज हो गया था। सभी की भूमिका के बारे में जांच होनी चाहिए। सिर्फ खबरें बनाना और उनकी चरित्र हनन कोई मामला नहीं है, लेकिन सभी की जांच करें, जांच करने के बाद जो दोषी उस पर कार्रवाई करें। नीलम अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, वार्डन वहाँ की, देखिए बहुत कुछ है। अभी बहुत कहानियाँ सामने आनी है। आप तो अभी बहुत कहानियाँ सामने आनी है, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस आएगा वो कहानियाँ भी सामने आएंगी। पहले लोग इसे नींद के गोलियों का असर बता रहे थे,
ये मामला हुआ ना कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। अब सेक्सुअल हरासमेंट का जब रिपोर्ट आया तो हुआ कि भाई अब इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गया, एम्स की रिपोर्ट भी आने वाली है, वो भी आ जाएगी। एक आखिरी सवाल है, वहाँ की वार्डन एक नीतू कुमारी है, माई पीडीए समाचार से उनकी बातचीत हुई, तमाम घटनाक्रम को वो बता रही थी और ये भी बात को उन्होंने बताया कि जब वहाँ पे चेक किया गया तो 5 रैपर मिला था, वो खाली थे, इस तरह की बातें को उन्होंने बताया। अभी बहुत कुछ, अभी तो सबसे पहले तो ये जानना है ना कि जब वो जैसा कि उनके परिजनों से हमारी बात हुई थी कि पूरे फुटेज दिखाया जा रहा है, लेकिन लड़की किस स्थिति में कमरे में थी वो फुटेज उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। वो क्लिप बड़ा बड़ा के छोटा छोटा क्लिप दिखाया जा रहा है, लेकिन वो उसमें क्लियर नहीं है। वो ये कहा गया था कि सब जो हॉस्टल का जो पीछे का जो कमरा था, वह पीछे का जो गेट था, उस गेट से निकाला गया था, वहाँ कैमरा नहीं है, वहाँ सीसीटीवी नहीं है, पीछे के गेट से निकाला गया था, वहाँ कैमरा नहीं है। पहले ये कहा गया था कि जो गार्ड्स हैं, जो उनके जो गार्ड्स वहाँ रहते थे, तो वो लोग भी साथ हॉस्पिटल में गए थे। तो ये बहुत कुछ कहानी सामने वाली, कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। आखिरी सवाल है, बच्ची के रूम से रैपर निकलने की बात को स्वीकारा गया है, ऐसा कुछ किसी ने नहीं स्वीकार किया है। जो बोल रही है आज माई पीडीए समाचार पे, अब आपके साथ बोली होगी, पुलिस कह रही थी कि पुलिस घूम रही, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि जब हमारे पास ये जानकारी, जिस दिन पुलिस कह रही थी कि हम फॉरेंसिक को सारा एविडेंस दे दिया, उस दिन हम ये जानकारी दे सकते हैं कि सिर्फ उसका एक अंडरगारमेंट दिया गया है। तो मेरे पास ये भी जानकारी पुख्ता है कि कोई वहाँ पे दवाइयाँ या फॉरेंसिक को जाँच के लिए नहीं दी गई है, गुमराह नहीं किया जा रहा। चलिए, सीधे तौर पे क्राइम के वरीय पत्रकार अमिताभ ओझा जी थे और हर एक सच को बारीकी से रख रहे थे। अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है और वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जो इस पूरे रैकेट को चला रहे थे और बचने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरिंदे बचेंगे नहीं।